बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर दोबारा से, और जो 10वीं का इस बार यानी जो 2023 में जो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो पिछले साल की अपेक्षा 30% कम कर दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें जो पिछले साल का कोर्स था उसमें से 30% कोर्स को कम करके, यानी जो पिछले साल से 30% कम कर दिया, तो हमारे पास में 70% कोर्स बचता है। उसी के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान बोर्ड में वह एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स होता है, उसी को पढ़ते हैं जो कि लगभग सभी राज्यों में लागू होता है। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हमने इस बार इस कोर्स को डिजाइन किया, मेरे द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया, जिसमें आपके अच्छे से अच्छे परिणाम आ सके। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है और गणित में आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे परसेंटेज आपके बनेंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर जे आप कोचिंग नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से यहाँ बैठकर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त क्या रहेगी? इसके लिए शर्त ये रहेगी कि आप सभी को कॉपी में लेके बैठना है और आराम से जो जो मैं पढ़ाता हूं उसको लिखना है। साथ साथ बिना लिखे काम नहीं चलेगा, साथ साथ लिखना है, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा याद भी रहेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और बाय द वे अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो हमारे पास में YouTube में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कमेंट का। कमेंट करो कि सर वहां पर आपने वह बात क्यों लिखी, समझ में आ रही ना बात, जिससे हमें भी पता चलेगा भाई बच्चों को कहां समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आप लोग वहां कमेंट में लिख के बताओ कि सर हमें यहाँ पर ये बात समझ में नहीं। मैं वादा करता हूं अगले ही घंटे आपको उसी टॉपिक पे आधारित एक नया वीडियो देखने को मिल जाएगा। और मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले 10वीं क्लास में जो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या। अब क्या है ये वास्तविक संख्या? ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं उससे आगे का 10वीं में स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 9th क्लास में पहले प्रश्नावली संख्या पद्धति, और अब उससे आगे की हमारे पास में क्या जाती है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है सबके बारे में चर्चा करेंगे फुल डिटेल में। अब एक नंबर बात हमारे पास में क्या रह जाती है कि हम इस 10वीं क्लास की जो रियल नंबर है यानी जो वास्तविक संख्या की प्रश्नावली है, इस पूरी प्रश्नावली के अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर फ्लो हमारे पास में वो हमारे पास में क्या होने वाला है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब जो 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली है वो 1.4 तक है, एकदम आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद में, एकदम इजी चैप्टर है। 15 प्रश्नावली में सबसे इजी चैप्टर है पहला। देख लो, ढंग से पढ़ना है, 9th में हो तो भी 10वीं का पढ़ना है, और 10वीं में तो 10वीं का तो पढ़ना ही है, ये तो फिक्स बात है। समझ में आ रही ना बात? तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं हमारी कहानी। सबसे पहले 1.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सी बल्ला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम ही ऐसा अजीब सा है, एकदम इजी सा है, एकदम गुणा भाग है, बस कुछ नहीं है, 2 का गुणा करना है, यूं समझो, इतना इजी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, जिनके नाम में ऐसे होते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली, तो उसमें तो नाम कठिन लगता है ना, हमेशा ध्यान रखो उसका तो करने का तरीका वो सबसे आसान होता है। ये मजेदार बात होती है गणित में खास करके। ठीक है, अब देखो यहां से आगे 1.2 में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित ये क्या है भाई? ये इसमें हम लोग क्या करेंगे कि HCF और LCM निकालना सीखेंगे। HCF और LCM क्या होता है? तो HCF और LCM आपने छोटी कक्षा में निकालना सीखा होगा। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा हाई लेवल करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार टॉपिक है, आपको एकदम मजा आ जाएगा वास्तव में पढ़ने के बाद में। आप कहोगे भाई ये तो है, बस ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो आगे 1.3 में अप्रमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। देखो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? अब ना आप अगर 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े तो जो रूट वाली संख्या होती है ना उसको बोलते हैं अप्रमेय संख्या। अगर ये नहीं पता है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं वैसे भी दोबारा बताने वाला हूँ सारी बातें, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में रूट वाली संख्या होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1.3 में। जैसे मान लो रूट में 3 है हमारे पास में, अब जो रूट वाली संख्या होती है ना वह होती है हमारे पास में अप्रमेय संख्या। क्या होती है? अप्रमेय संख्या। तो ये टॉपिक हमें ये पूछ रहा है कि भाई ये अप्रमेय संख्या है
तो क्यों है, यानी हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि जो भी रूट वाली संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या क्यों होती है। देखो क्यों का जवाब देने में आप सभी को पता है एकदम मजा आता है हमें, भाई क्यों का जवाब दे रहे हैं तो क्यों का जवाब देने से हमारा जो माइंड ना वो खुलता है कि अभी पता लगता है ओ हो ये हो रहा है यहाँ पर, समझ में आया ना करें। तो इस प्रकार से टॉपिक देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे जो लास्ट टॉपिक है 1.4 में 1.4 तक प्रश्नावली है, ये क्या बोला है, परिमेय संख्याओं, ठीक है। यहाँ पर संख्याओं है, मैं लिख देता हूं, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। देखो बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, अगर जो आपने 9th में पढ़े, कौन सा, एक हमारे पास में होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत प्रसार या शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, और एक हमारे पास में होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये दो टॉपिक आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10वीं में हम लोग पढ़ेंगे 1.4 में कि ये शांत बला क्या है और ये अशांत आवृत्ति बला क्या है। बला मिस एक जो क्या है आप बाकी मत समझना। शांत दशमलव प्रसार कौन सी बला है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कौन सी बला है, भाग है कुछ नहीं है, एकदम गजब टॉपिक है सारे के सारे, यूं समझो कि बस रसगुल्ला है, एकदम रसगुल्ला से टॉपिक है ये सारे के सारे, आराम से आपको पल्ले पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, जितनी भी 10वीं क्लास में संख्याएं लगती है, जैसे मैं आपको मजेदार बात बताऊं ना, तो 10वीं में 10 प्रकार की संख्या लगती है। अब आप कहोगे 10 प्रकार की कौन सी है भाई, तो उन 10 प्रकार की संख्याओं को मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले कौन कौन सी होती है, और उन 10 प्रकार की संख्याओं पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे, और बाकी का जो पोर्शन होगा वो हम लोग कल से और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितनी भी संख्या है ना 10वीं तक, उन सभी पर फुल डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको संख्या में कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं और वो संख्याएं लिखता हूं। अब देखो जो कुछ संख्याएं हैं वो इस प्रकार से हमारे पास में कौन कौन सी है, देखो सारे ध्यान से। तो सबसे पहले 1 नंबर पे संख्या आती है प्राकृतिक संख्या, सभी जानते होंगे, फिर भी मेरा एक बार हक बनता है आपको बताने का, क्योंकि प्रश्नावली में बस यही चलता है और ये आपको आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक उठाया है। तो देखो सारे ध्यान से क्या क्या कहानी है, किस प्रकार से संख्या होती है, ठीक है। तो सारे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, कौन सी होती है, जो 1 से शुरू हो, कहां से, 1 से, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक हो, अनंत तक। तो 1 से अनंत वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है भाई प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यहां से देखो आगे, उसके बाद में पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, वो कौन सी संख्या होती है, तो वे संख्या तो कहां से स्टार्ट हो, 0 से, कहां से स्टार्ट हो, 0 से। तो 0 1 2 3 4 और यहां से कहां तक है, अनंत तक, यानी जो 0 से लेकर अनंत तक हो उन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहां से आगे, ठीक है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो लुल्लू पंजे से, इसमें मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, और पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये मेन बात है। तो पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, सारे ध्यान से देखेंगे। पूर्णांक संख्या को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से, समझ गए सारे। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनके अंदर 0 भी हो, इसके साथ प्लस वाली अनंत संख्या हो, ठीक है। और इसके बाद में इसके साथ कौन सी हो, माइनस वाली अनंत संख्या, जैसे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे करते करते माइनस की अनंत संख्या, ठीक है, यानी धनात्मक ऋणात्मक और इसके साथ हमारे पास में क्या हो, 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे आपने 8वीं क्लास में पढ़ा नहीं है क्या, हमारे पास में होती थी ना संख्या रेखा, उसी को हम लोग बोलते थे पूर्णांक संख्या। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव
ये हमारे पास में होता है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, और ये जीरो तो जीरो ही है भाई, जीरो पे ना तो प्लस का चार्ज होता है और ना ही माइनस का, यानी जीरो को प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां से आगे, अब देखो मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यहाँ पर अलग से लिखा है, क्यों? क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा बच्चों के इस परिमेय संख्या में दिक्कत रहती है, इसको बच्चे समझ नहीं पाते कि परिमेय संख्या क्या है, बस रट लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको ना इसको इस प्रकार समझाने वाला हूं ना कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। अगर ये इस बार आपने ढंग से समझ लिया, यहाँ पर एकदम आराम से और रिलैक्स से बताने वाला हूं, और आप भी को उसी प्रकार एकदम आराम से इस चीज को समझना है। देखो सारे स्टार्ट मैं स्टार्ट करता हूं, आप सारे ध्यान से देखो। पहली बात तो क्या है कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात समझ में आगे से देखो। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? तो परिमेय संख्या की मैं परिभाषा लिख रहा हूं, सारे ध्यान से देखो। वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां Q बराबर में 0 नहीं तथा P और Q का जो HCF है, किसका HCF P और Q का किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो वह परिमेय संख्या होती है, वह परिमेय संख्या होती है। अब मुझे पता है कि इस परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं है कि भाई परिभाषा चलो लिख दें कि वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं, इसके साथ Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इस पूरी रामायण को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं एक एक एग्जांपल लेकर, ठीक है। तो सारे सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा एकदम आराम से, सभी की जो नजरें है वो यहाँ पर होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये परिमेय संख्या वाला, जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन आप सभी को आराम से समझ में आना चाहिए। और इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या, क्योंकि समझो परिमेय संख्या नींव है पहली प्रश्नावली की, नींव पे ही पूरा घर टिका होता है। मतलब अगर ये आपने ये नींव मजबूत नहीं की ना, तो आपकी जो पहली प्रश्नावली का घर है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो सारे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो देखो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मेरे पास 2/3 है। अब 2/3 को मैं लिख सकता हूं ये हमारे पास में P बटा Q के रूप में किया, ठीक है। अब परिमेय संख्या होने के लिए शर्त क्या है? P बटा Q के रूप की होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर में 0 नहीं होने का मतलब है कि Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बस ये बात होती है कि Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहिए की हो, इनकी मतलब को, ठीक है। बिन बाद में क्या है? Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। जो HCF है किसका? P और Q का, वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। HCF आप सभी को निकालना आता ही होगा, छोटी कक्षाओं में आपने सीखा है, अगर ये नहीं सीखा है तो मैं अब सिखा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो P बटा Q के रूप की है पहली बात। दूसरी बात, Q वाली जगह अपन 0 भी कौन लिखे, यानी Q बराबर में क्या नहीं है? 0 भी नहीं है। मतलब 2 शर्त हमारी मंजूर होगी ना। तीसरी शर्त और हमें देखनी होती है कि जो HCF है P और Q का, उसका जो HCF है वो हमारे पास में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो HCF कैसे निकालते हैं? ये 2 हमारे पास में P है और 3 हमारे पास में Q है, यानी 2 और 3 का HCF हमारे पास में कितना है? HCF। तो HCF देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए 2 का गुणनखंड करेंगे। 2 का गुणनखंड कुछ नहीं होता, क्या होता है? 2। 3 का गुणनखंड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, 3 ही होता है। अब 2 के गुणा में 1 लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा? भाई 2 गुणा 1 2 ही होता है, उत्तर 2 ही आएगा। 3 के गुणा में 1 लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। मतलब 3 गुणा 1 3 ही होता है। तो
इनके हमने गुणनखंड कर लिए यहाँ पर। HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, यानी इन दोनों का जो HCF है 2 और 3 का वो भी हमारे पास में कितना आ रहा है 1, यानी जो HCF है किसका P और Q का वो हमारे पास में कितना है 1। अब देखो तीनों शर्तों को ये एकदम नियम लागू लग रहे हैं, मतलब तीनों शर्तें इस पे काम कर रही है। इसका मतलब ये 2/3 हमारे पास में क्या है परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग इन 3 शर्तों की मदद से चेक कर सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे खेतों में किसान क्या करते हैं, जो फसलें होती है उसको थ्रेशर के अंदर डालते हैं तो भूसा अलग धान अलग, उसी हिसाब से ये मान लो मशीन है भाई, तीन मशीन है, इसके अंदर डालोगे तो ये अलग अलग कर देगा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो तीनों जो शर्त है तो तीनों शर्त है वो हमें बता देगी, एकदम उन पे गुण लागू होंगे। अगर एक भी गुण इधर उधर हो गया ना तीनों में से तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, मतलब तीनों गुण एक एज इट इज काम करने चाहिए तभी वो परिमेय संख्या होगी। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2/0। अब ये P/Q के रूप की तो है, लेकिन यहाँ पर Q बराबर में क्या आ गया 0, मतलब देखो Q की जगह 0 आ गया, लेकिन Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी यही हमारे पास में क्या होगी परिमेय संख्या नहीं होगी। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे मान लो 0/2। अब एक तो ये पहली बात तो ये है कि ये P/Q के रूप की है, सही बात है, और Q बराबर में क्या नहीं है 0 भी नहीं है भाई। P की जगह 0 चलेगा लेकिन Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब आप जाहिर सी बात इसका HCF निकालोगे ना P और Q का, फिक्स बात है एक ही आएगा, निकाल के चेक कर लेना ऐसे जैसे मैंने निकाला एकदम एक ही आएगा। तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाती है परिमेय संख्या हो जाती है। तो मैंने आपको एकदम विस्तार से चर्चा करके बता दी कि कौन सी परिमेय संख्या होती है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे और भी आप ले सकते हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें तो 22/7 हो गया, -5/2 हो गया, 3/5 हो गया, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इन 3 शर्तें लागू होने के बाद में, तीनों शर्तें हैं वो उस संख्या पर लागू होनी चाहिए तभी वो हमारे पास में परिमेय संख्या होती है, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होती। मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या की बात करने से पहले एक चीज आप सभी को पता होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या वो किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहोगे Q तो परिमेय संख्या से भी प्रदर्शित करते हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित Q से ही करते हैं, लेकिन ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं C, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और ये Q ऊपर घात में C लगाकर अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की अपोजिट होती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, मैं परिभाषा लिखवा नहीं रहूंगा, आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है परिमेय संख्या की अपोजिट, यानी वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बस इतनी होती है। किसकी परिभाषा, अपरिमेय संख्या की। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे पाई संख्या है, पाई P/Q रूप की नहीं है तो पाई भी हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। और रूट वाली जितनी भी संख्या होती है भाई, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 2 इत्यादि, ये जो हमारे पास में होती है ये हमारे पास में क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। अब आप सभी के मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, उस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूं। कौन सा डाउट है, आप सभी के मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि भाई पाई और 22/7 है, इन दोनों पे हमें थोड़ी डिबेट करनी है। जैसे न्यूज में होती है ना कि इधर कांग्रेस वाले होते हैं, इधर बीजेपी वाले होते हैं, वो इससे लड़ रहे होते हैं, ये इससे लड़ रहा होता है, और जो बीच में एंकर होता है, जो बैठा होता है, वो क्या करता है, वो कभी इसकी बात सुनता है, वो कभी इसकी बात सुनता है, तो वो दोनों साइड से दबीजता रहता है। मतलब जिसको मारवाड़ी बोलते हैं ना फिडिजे जानोगे, दुनिया को नु फिडिजे, दुनिया का नहीं, मतलब उसको कभी उसकी गाली सुननी पड़ती है, कभी उसको गाली सुननी पड़ती है, वो बोलता है हमने ये किया है, वो बोलता है हमने ये किया है, और वो बेटा बेटा सोचता है किया तो इन दोनों ने कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना, तो वही कहानी है। तो इन दोनों मान लो ये कांग्रेस है, ये भाई बीजेपी है, मतलब मारवाड़ी की शब्द है, ये कांग्रेस वाला है और ये हमारे पास में बीजेपी वाला है, और आप लोग हो गए इसके एंकर। समझ में आएगी ना बात, आप लोगों को इस पे डिबेट करनी है। क्या डिबेट करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिबेट ये करनी है भाई, ये जो पाई है
ये जो पाई है ये तो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। और जो 22/7 है ये हमारे पास में है परिमेय। और एक चीज हमें पता है, क्या पता है, कि पाई का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 22/7 के बराबर होता है। तो डिपेंड ये कहती है कि भाई दोनों सेम टू सेम है। बराबर का मतलब बराबर, भाई बराबर का मतलब सेम टू सेम, तो बराबर का मतलब ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये अपरिमेय ये परिमेय क्यों, इस क्यों का जवाब हमें लेना है। तो क्यों का जवाब हम लोग एक प्रकार से लेंगे, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं अच्छी सी, ताकि आपको नींद आ जाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जोक्स पार्ट। अब देखो सारे ध्यान से, एक बात होती है सारे, देखो कि जैसे मान लो मेरे पास में 21 पाई है, क्या है, सॉरी 2 पाई लिख दिया, मेरे को यहाँ पर 21 पाई है। जैसे मान लो मैं लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 21 पाई। अब इस 21 पाई को सरल करना है, 21 पाई को, अब पाई को हटाना पड़ेगा, सरल करना है। मैंने कहा नहीं भाई मैं पढ़ रहा हूं, मुझे इस पाई से नफरत है, मेरे को उत्तर केवल संख्या में चाहिए, इस पाई को हटाना है। तो साइंटिस्ट लोग उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, टेंशन क्यों ले रहे तू, अब देख 1 मिनट में समस्या हल कर दिया। तो मैं क्यों, हाँ भाई समस्या तो हल करनी पड़ी। तो बे के करो, बैठे बैठे बे क्यों, जो पाई है नहीं आप पाई मान आप लगभग मान लिया, ठीक है, लगभग क्या मान लिया, लगभग मान लिया भाई 22/7 है, लगभग पाई को मान के मान लिया 22/7। तो वो मान भाई आप अपनी समस्या हल, तो आप कह दो 21 है दिएगा जी, और पाई आ दिया के लिख दिया 22/7, क्योंकि साइंटिस्ट है कि 22/7 लिख दो, चाहे खुश रही हो हमेशा, हर पाई के ठीक कौन दिक्कत करे, ठीक है। तो मैं कहता चलो ठीक है भाई मान लिया, हमारे क्या अलग है, तो आप लिख लो पाई आ दिया के लिख लो 22/7, और वो कटी को कितनी बार है, 7 तेरी 21, 3 बार 3 ने 22 गुणा के कितना होती 66, आपा करके आगे उत्तर बिना पाई। तो इस प्रकार हमने पाई का जो मान है वो लगभग मान रखा है, यानी प्रॉपर मान नहीं है 22/7 भाई, ये क्या है लगभग माना गया, इसलिए दोनों ही चीजें क्या होगी, थोड़ा सा दोनों में भेद हो गया, इसलिए पाई तो हो गया अपरिमेय, और 22/7 हमारे पास में क्या हो गया, परिमेय हो गया, ठीक है। ये छोटी सी कहानी है, मेरे हिसाब से हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर विस्तार से चर्चा कर ली है, और आगे भी प्रश्नावली में चर्चा करते रहेंगे। कहीं भी समझ में नहीं है तो कमेंट करके बताइए। अब हम लोग इसे जो आगे वाली है वास्तविक संख्या, उसमें भी फुल चर्चा करेंगे। अभी देखो जो वास्तविक संख्या है, जो कि हमारी प्रश्नावली का नाम है, आप सभी को पता है कि जो वास्तविक संख्या है वह हमारी प्रश्नावली का नाम है, बिल्कुल सही बात है। तो होती क्या है, अभी अभी हमने विस्तार से चर्चा की है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उन दोनों को मिक्स करने पर, जैसे मान लो परिमेय संख्या को हमने एक मटके में डाल दिया, अपरिमेय संख्या को हमने मटके में डाल दिया, अब उसको बंद कर दिया, हिला दिया, अब जो अंदर संख्याएं बनी है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ पूरी कहानी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। देखो मैंने लिखा है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समूह का मतलब हो गया दोनों को मिक्स कर देना, कि जहां पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों दिखे ना आपको, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब तो नहीं करते, पहले जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो आपने 1 रुपए में जलजीरा आता देखा होगा सभी ने, तो उस 1 रुपए के जलजीरे को हम लोग क्या करते थे, एक गिलास लेके आते थे, उस गिलास में पानी भर के उस 1 रुपए के जलजीरे को उसके अंदर मिक्स कर देते थे, और उसके बाद में उसको हिलाकर पीटते थे। अब दोनों वो मिक्स हो गए ना, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वो मिक्स कर देंगे एकदम, और मिक्स करने के बाद में जो कंडीशन बनेगी ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको बेटर समझ में आया होगा। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, देखो ये √3 और पाई ये दोनों अपरिमेय संख्या है, और ये हमारे पास में क्या है, परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या कौन सी है, 22/7 -5/2, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखो यहां से आगे,
अब मैंने चार संख्या और ली हमारे पास में, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जिसमें से मैं इन दो के ऊपर स्टार लगाऊंगा। देखो आप सारे, मैं ना इन दो के ऊपर स्टार लगाऊंगा, इन दो के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनमें से पिछले साल प्रश्न आया हुआ है। पिछले साल का मिस होता है कि जब 2022 में बच्चों ने पेपर दिया था ना, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तभी तो मैं इन संख्याओं के ऊपर इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न उठता है। अगर जो आपने संख्याओं को सही ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो एक नंबर घट गया, यानी आपके 99 नंबर आने के चांस है। तो मैं कहूंगा कि आपके एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका एक भी नंबर न कटे, इसीलिए आपको यहाँ पर इन सब के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और आप सभी को मन से और तन मन धन से पढ़ना है एकदम, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। इनको सब आपको नाम याद रखना है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में लगभग आप दोनों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। अब देखो यहाँ से सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो दो से विभाजित होती है। दो से विभाजित का क्या मतलब होता है, जिनके अंदर, जिन संख्याओं के अंदर दो का भाग जाता है ना, वो हमारे पास में सम संख्या होती है। जैसे जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये दो संख्या होती है हमारे पास जिनके अंदर दो का भाग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। कहानी समझ में आ रही है। विषम संख्या सम संख्या का अपोजिट होता है। विषम संख्या में क्या होता है, जिसके अंदर दो, जिस संख्या के अंदर दो का भाग नहीं जाता, वह हमारे पास में क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये दो संख्या होती है, ये हमारे पास में क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। अब देखो इंपोर्टेंट जो हमारे पास में है वो है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं का गुणनखंड होता है, जिनके हम लोग टुकड़े कर सकते हैं, वह संख्या हमारे पास में भाज्य संख्या होती है। और जिन संख्या के हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये बात की जाए, सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो जैसे मैं यहां पर लिखूंगा 1, 1 का कोई गुणनखंड नहीं होता। 2, 2 का भी कोई गुणनखंड नहीं होता। 3, 3 का भी कोई गुणनखंड नहीं होता। 4, 4 का गुणनखंड होता है। 4 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2, तो 4 हमारे पास में क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं 1 से 10 तक यहाँ पर गिनती लिखूंगा, उसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी भाज्य और अभाज्य क्या है। तो सारे देखो ध्यान से, एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक डब्बा बना देता हूँ थोड़ा सा चॉकलेट की तरह वाला, ठीक है। चॉकलेट वैसे खानी तो नहीं चाहिए, ठीक है। देखो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब कुछ जो खुरापात दिमाग के बच्चे होते हैं ना, वो बोलेंगे सर जी की है, मानो तो थे गिनती सिखा लाग रहे हो, अरे गिनती को सिखा हटा दो, थम हो, ठीक है। देखो सारे ध्यान से, तो जो भाज्य संख्या हमारे पास में होती है ना, भाज्य संख्या, मैं आपको मारवाड़ी में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मारवाड़ी तो मारवाड़ी। देखो सारे ध्यान से, भाज्य संख्या, अब देखो ध्यान से समझेंगे सारे। भाज्य संख्या की अगर बात की जाए, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 3 पाड़ों से ज्यादा के अंदर है। जो संख्या 3 पाड़ों में आए या 3 से ज्यादा पाड़ों के अंदर है, ठीक है। देखो थोड़ा बोलने में इधर उधर हो सकता है, सारे ध्यान से देखेंगे तभी कहानी समझ में आएगी, ठीक है, वरना की कहानी समझ में कौन है। तो 3 पाड़ों ज्यादा मावे या 3 पाड़ा मावे, 3 पाड़ो जानो नहीं पाड़ो, एक को 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 3 आला पाड़ा बोना, आगु थे जाना ही हो सकता, पहले दूसरे में गणाई था ठोक ठोक सिखाया, ठीक है। अब देखो यहां से आगे भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो या तो 3 पाड़ों में आवे या तीनों ज्यादा पाड़ों में आवे। देखो और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ 2 ही पाड़ों के अंदर है, ना तो 2 से ज्यादा पाड़ों के अंदर आने चाहिए और ना ही 2 कम पाड़ों के अंदर आने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ कितना पाड़ा में आवे, 2 ही पाड़ा में आवे, ठीक है। तो अब देखो मैं क्लियर बात चालू करूं, ठीक है। एक है, एक सिर्फ एक ही पाड़ा में आवे, एक को एक, तो ना तो एक अभाज्य संख्या और नई अभाज्य संख्या। 2 की अगर मैं बात करा तो 2 भी देखो, एक को एक, दुओ 2, एक को एक का पाड़ा में आवे, एक दुओ 2, भाई 2 वाले लाइन में आता है, जैसे एक दुओ 2, एक दो 2, 2 2 4, तो 2 कितने पाड़ों के अंदर आता है, कितने पाड़ों के अंदर आता है,
दो पाड़ों के अंदर आता है ना, समझ में आ रही ना बात। देखो देखो सारे ध्यान से, मेरे हिसाब से आपको कहानी पहले नहीं पढ़ रही है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, अगर ये दो के पहाड़ों के अंदर रहता है, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया भाज्य, सॉरी अभाज्य, क्या हो गया, अभाज्य। तीन भी क्या हो गया हमारे पास में, अभाज्य, क्या हो गया, अभाज्य। क्यों हो गया, क्योंकि ये दो पहाड़ों के अंदर आता है भाई, दो पहाड़ों के अंदर आता है। तीन भी कितने पहाड़ों के अंदर है, दो पहाड़ों के अंदर आता है। कौन कौन सी पहाड़ी है, एक को एक, दो दो, एक को एक वाले पहाड़े में आ गया, एक दो के पहाड़े में आ गया, एक दो 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 चार, तो दो पहाड़ों के अंदर आ गया ना, तो सिर्फ जो दो ही पहाड़ों के अंदर है, ना तो दो से कम पहाड़ों के अंदर आना चाहिए और ना ही दो से ज्यादा पहाड़ों के अंदर आना चाहिए, वो हमारे पास में क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद में देखो यहां से आगे मैं पहाड़े भी ले लेता हूं, एक तो दो एक के पहाड़े के अंदर आता है और एक दो खुद के पहाड़े के अंदर आता है, एक और दो के पहाड़े के अंदर। तीन की बात की जाए तो ये एक तो एक के पहाड़े के अंदर आता है और एक तीन खुद के पहाड़े के अंदर आता है, समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद में अगर चार की बात की जाए तो ये हमारे पास में भाज्य है। क्यों भाज्य है भाई, क्योंकि चार एक तो एक के पहाड़े के अंदर आता है, दो के पहाड़े में भी आता है और चार खुद के पहाड़े के अंदर भी आता है। तो मैंने कहा ना अभी कि जो तीन पहाड़ों के अंदर है या तीन से ज्यादा पहाड़ों के अंदर है, वो हमारे पास में क्या होती है, भाज्य, यानी हमारे पास में चार क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और दो और तीन हमारे पास में क्या है, अभाज्य है। तो प्रश्न ये उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है चार, और सबसे छोटी, सॉरी सबसे छोटी, शब्द मिस्टेक होगी, इसके लिए मैं वापिस आऊंगा, एक बार दोबारा सुने। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो चार होती है, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो हमारे पास में कौन सी होती है, दो होती है। अब आप इनको ऐसे अलग अलग कर सकते हो आराम से। उसके बाद में अगर पांच की बात की जाए तो पांच एक तो एक के पहाड़े के अंदर था और एक पांच खुद के पहाड़े के अंदर था, यानी ये दो ही पहाड़ों के अंदर आ रहा है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। मेरे हिसाब से समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखो यहां से आगे, यानी पांच भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। अब छह की बात की जाए तो छह कितने पहाड़ों के अंदर आता है, एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में भी आता है और छह खुद के पहाड़े के अंदर भी आता है, यानी तीन या तीन से ज्यादा पहाड़ों के अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको अलग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप सभी को 10 संख्या आराम से समझ में आ गई। 1 से लेकर 10 तक मैंने जो संख्याएं हैं 10वीं क्लास में, उन सभी पर विस्तार से चर्चा की है भाई, समझ में आ रहा है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आपको 10वीं में संख्या में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और एक बात खास करके सुने सारे बच्चे, इस जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय। तो समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, आप सभी को तन मन धन से पढ़ना है, और एक एक मिनट यानी 24 घंटे की एक एक मिनट को आपको प्रयोग में लेना है। अगर ये सोना तो भी ऐसे सो, जैसे मान लो आप 4 घंटे भी सो रहे हो तो 4 घंटे सो, उसमें भी एक इतना सा भी छोटा सा भी सपना अगर आपकी नींद को खराब ना कर पाए, वो कब संभव हो पाता है, वो तब संभव हो पाता है जब हम लोग जो बाकी 18 घंटे बच जाते हैं ना, उसमें जी तोड़ मेहनत करें। ठीक है ना, तो यही मेरी आपसे आशा है कि आप सारे मेहनत करें, सफल हो, एक अच्छे इंसान बने, भारत के लिए कुछ करें। ठीक है, धन्यवाद, विदा लेता हूं मैं, कल मिलते हैं फिर।